अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ नजफ राजा, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक और आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी खैरियत मतलूब है हमें आगाज़ में ही। और नाजरीन, कुदरत ने इंसान के फ़ायदे के लिए जितनी चीज़ें बनाई, अगर हम उनका शुमार करना शुरू करें तो हम अगर किसी एक चीज़ पर भी हमारी नज़र रुक जाए तो उसकी भी अफादियत हमें हैरान कर देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी चुकंदर की। ये कुदरती ताकत से भरपूर एक ऐसी सब्जी है जो ना सिर्फ खून बनाने में बड़ी मददगार होती है, बल्कि हमारी जल्द, बालों और मजबूती सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसका जूस जायके में चाहे बहुत से लोगों को अच्छा ना लगता हो, लेकिन इसके फ़वाइद जानकर यकीनन आप भी आज से इसे पीना शुरू कर देंगे। चाहे आप अपना नाक बंद करके पिएं या जिस भी तरह से इसका इंटेक करें, एक सांस में कर लें। बिल्कुल। और एक रीसेंट रिसर्च में ये बात सामने आई है कि चुकंदर का जूस नाइट्रेट से भरपूर होता है, जो मुंह में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज की नशोनुमा को फ़रोग देता है। ये बैक्टीरियाज ना सिर्फ दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दिल की शरियानों की सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। यही वजह है कि चुकंदर का जूस ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर कम करने में मौसर है। चुकंदर के जूस में कुदरती तौर पर सोजिश यानी स्वेलिंग को कम करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, जो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों और जल्द को सोजिश से महफूज रखते हैं। साथ ही साथ चुकंदर का जूस एक्नी, एक्जिमा और जल्द की दीगर बीमारियों से बचाव में भी मदद फराहम करता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जिगर को चर्बी से महफूज रखते हैं और जिस्म में चर्बी की सतह को कम करने में भी मददगार होते हैं। चुकंदर का जूस कम कैलोरीज और ज़्यादा ग़ज़ाइयत वाला होता है, इसलिए ये वज़न कम करने के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है। ये जूस क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है और दिल को बीमारियों से बचाने के लिए मुफीद है। इसके अलावा ये खून को साफ़ करता है और उसमें अहम किरदार अदा करता है। तो नाज़रीन, अगर आप भी अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोई महंगा सप्लीमेंट या फिर फैंटेसी डाइट प्लान आपको अपनाने की नहीं है। सिर्फ कुदरत के ख़जाने यानी चुकंदर का जूस रोज़ाना पीजिए और फिर देखिए कि ब्लड प्रेशर से लेकर जल्द की चमक तक कैसे सब कुछ खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। तो नजफ, ओवर टू यू। आइए आपको मौसम की सूरत हाल इन डिटेल समझाते हैं। आइए चलते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक असरात सामने आने लगे हैं। मुल्क में कहीं शदीद गर्मी की लहर बरकरार है तो कई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई की गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली अजला में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे से ग्लेशियर्स पिघलने और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहाँ मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 27 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत भी की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 25 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, एबटाबाद, बडगाम, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का।
जहां खित्ता पोठोहार के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लाहौर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 38 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं। वहां पर तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी ने तबाही मचा दी है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 42 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, ताहम मरी में बारिश मुतवक्के है। अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलोचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि कोयटा का जिक्र करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारखान, योब, मूसा खेल और गिरदो नवाब में बारिश का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में सूरज आग बरसाने लगा है। कराची में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 45 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बालाई और वस्ती अजला में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे तकलीफ़ देह चीज़ या अगर हम लम्हे की बात करें तो वो होता है जब कोई आपका प्यारा, कोई बच्चा, बुज़ुर्ग या ज़हनी माजूर शख्स गुम हो जाए और घर वालों के पास सिर्फ दुआओं का सहारा लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहती। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है, क्योंकि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने मेरा प्यारा के नाम से एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानियत के साथ भी जुड़ा हुआ है। मेरा प्यारा एक जदीद, जामे और इंसान दोस्त डिजिटल सिस्टम है जिसका मकसद है गुमशुदा अफराद को उनके अहले खाना से दोबारा मिलवाना। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक जज्बाती मिशन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो चेहरे जो इस मंसूबे के पीछे दिन रात काम कर रहे हैं। सेफ सिटी ऑफिसर्स सिद्रा इकराम और सदफ ज़हूर। आइए जानते हैं इनसे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरह की मालूमात इकट्ठी करता है और कैसे प्रोसेस करता है कि बिछड़े हुए लोग वापस आ जाते हैं अपने प्यारों के पास। आप दोनों को वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं सिद्रा आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमें बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए, सिस्टम जो है, ये प्रोसेस जो है, मेरा प्यारा मंसूबा, इसका आगाज़ कैसे हुआ? क्या सोच थी जो ये चीज़ प्रोडक्शन के अंदर आई? पहले मेरा प्यारा से पहले 15 पे आपके गुमशुदा बच्चों और लवारिस बच्चों की कॉल्स मसूल होती थी, ठीक है। वहीं पे आपकी बाकी कॉल्स भी आ रही हैं। तो जो बच्चे लापता हो गए हैं और जो बच्चे मिल गए हैं, इनकी कोई डेटाबेस नहीं थी पहले बनाई जा रही ना, कि डेटाबेस से मैच करके किसी बच्चे की हो सकता है रात को गुमशुदगी की कॉल है, सुबह किसी को वो बच्चा मिला है, तो रिकॉर्ड मैचिंग से, AI मैचिंग से, फेशियल मैचिंग से आप उस बच्चे को उसकी फैमिली से मिलवा सकते थे। 26 जुलाई 2024 को मरियम नवाज़ ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसके बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर कोई गुमशुदा बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ जाता है, कोई बच्चा लापता हो जाता है, तो हम उसको उसकी फैमिली से उस पर वर्किंग करके बच्चे को तलाश करके उसकी फैमिली से उसको मिलवा दें। बिल्कुल ठीक है। सदफ, आपकी तरफ आते हैं। आप इस मंसूबे को हेड कर रही हैं। बताएं, इस मंसूबे में गुमशुदा अफराद की शनाख्त किन ज़राए से की जाती है, किन सोर्सेज का यूज़ किया जाता है, डेटाबेस किस तरह से आप कलेक्ट करते हैं, किस तरह से बनाया गया उसे? देखिए, डिफरेंट सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया वेरी गुड प्लेटफॉर्म, हर एक आदमी मोबाइल है और लोग बड़े अवेयर होते हैं कि वहाँ पे हम पोस्ट शेयर करते हैं तो हमें बता देते हैं या अपनी वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी सोर्स जो है हमारी 15 है। 15 की कॉल है, इस पर IVR 3 सेट किया हुआ है। 15 कॉल मिलाने के बाद आपने 3 का बटन प्रेस किया, हमारे पास कॉल आ जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, डिफरेंट मेथड्स हैं। आइदर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है AI बेस्ड, जिसमें हम फेस को मैच कर रहे होते हैं कि बच्चा कहीं से लावारिस में रहे, कहीं से गुमशुदा हो गया है, तो उनकी फेस की रिकग्निशन की मदद से बात कर रही है फेशियल रिकग्निशन, मतलब इसके लिए तो नादरा और भी बहुत से इदारों के साथ आपका मुंसलिक होना, कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो कौन कौन से इदारे ऑन बोर्ड हैं आपके साथ?
जी एग्जैक्टली नादरा के साथ हमारा MOU साइन हुआ है। हमारी मेरी पहचान के नाम से एक इनिशिएटिव है, फिंगरप्रिंट्स मैचिंग। ऐसे अफराद जो मतलब स्पेशल हैं, अपना नाम पता नहीं बता सकते, या बुजुर्ग अफराद डिमेंशिया के पेशेंट हैं, मतलब जिनकी डिटेल्स हम लेना बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए, हम उनके फिंगरप्रिंट से मैचिंग करते हैं। मेरी पहचान के नाम से सेफ सिटी का एक और इनिशिएटिव है जो मेरा प्यारा के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो उसके फिंगरप्रिंट से मैचिंग करने के बाद उनकी डिटेल्स आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। सिद्धा, मुझे ये बताइए कि इस मंसूबे के तहत अब तक कितने लोगों को या कितने बच्चों को, बुजुर्गों को आप सेव कर चुके हैं, और साथ ही साथ ऐसा कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैडम इट्स बीन 8 मंथ्स के ये इस 8 महीने हो गए हैं इस डिपार्टमेंट को बने हुए। अभी तक 50,000 से ज़ायद कॉल्स हमें रिसीव हुई हैं, जिसमें बच्चे की गुमशुदगी से रिलेटेड बच्चा विक्टिम है, कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स हुई हैं, उसके साथ स्कूलों में किसी ने ज़्यादती की है, मार पिटाई की है, बच्चा लावारिस मिला है, गुमशुदा बच्चे मिले हैं। हमारे लिए जो ज़्यादा चैलेंजेबल हैं वो जो गुमशुदा बच्चे मिलते हैं, हमें मुख्तलिफ जगहों से लावारिस बच्चे मिलते हैं, उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करना। जो तो बच्चे अपने बारे में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको तो हम रीयूनाइट करवा देते हैं। जो बच्चे स्पेशल हैं, जो अपने बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, वो बड़ा चैलेंजिंग है। डिफरेंटली एबल हैं, वो किसी ना किसी ऐसी उसका एड का शिकार हैं, वो केसेस हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजेबल है। हमारे जो बच्चे लावारिस हमें मिलते हैं, हम उनको ईदी सेंटर्स में, दारुल अमान्स, ऑर्फनेजेस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हैंड ओवर करते हैं तब तक जब तक उनकी फैमिली नहीं मिल जाती, और उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करते हैं। जो बच्चे स्पेशल हैं उनको और लैंग्वेज उनकी जो है साइन लैंग्वेज पे काम किया जाता है, उनको सिखाया जाता है और फिर उनसे बातचीत की जाती है और उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम किया जाता है। छोटे बच्चे जो अभी तो उनको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग वो चीज़ें फ्लैश आउट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो पहले ऐसा कोई निज़ाम नहीं था, वो किसी को अगर कोई बच्चा मिला है तो वो इदारे को हैंड ओवर कर देता था। अब हमारी मेरा प्यारा की टीम उन इदारों को विजिट करती है, बेशक वो 15 की कॉल से उधर बच्चे भेजे गए हैं या उनके पास किसी और सोर्स से बच्चे आए हैं, उन बच्चों से बातचीत करती है ताकि उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम किया जाए। मैडम ऐसे हज़ारों केसेस हैं। मैं आपको भी एक केस बताऊंगी। एक स्पेशल बच्ची थी जो हमें मिली अभी 1-2 दिन पहले की बात है। वो पहले भी जब ये सेंटर बना था, शुरू में भी वो बच्ची लापता हो गई थी, और जब मैंने अपना रिकॉर्ड चेक किया, क्योंकि हमारी डेटाबेस पे उसका नाम से मैंने रिकॉर्ड चेक किया, आमना नाम की बच्ची को पहले हमारे पास ऐसी कॉल आई है, तो उसकी गुमशुदगी की भी कॉल थी और उसके मिलने की भी कॉल थी। मैंने जब उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया, उसकी फैमिली ने बताया कि ये मेरी बच्ची स्पेशल है, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, मैं इसको घर में लॉक करके जाती हूँ, बाहर ये खुद निकल आई है या किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। तो ऐसे बच्चे जो स्पेशल हैं उनकी ट्रेसिंग पे, उनकी फैमिली को तलाश करने में टाइम लगता है। बिल्कुल, ये बड़ा टाइम टेकिंग भी और चैलेंजिंग भी है। सदफ, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह से बताया कि अब तक जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 50,000 के करीब कॉल्स आ चुकी हैं। सबसे ज़्यादा कौन से केसेस होते हैं ये बताएं, और ये सर्विस सिर्फ लाहौर या पंजाब तक महदूद है या इसे कोई दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों तक भी फैलाने का इरादा है? जी बिल्कुल, 50,000 केसेस में हमारे पास जो मोस्टली बच्चे रिपोर्ट होते हैं या बुजुर्ग अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं, वो मोस्टली ऐसे हैं, बुजुर्ग अफराद ऐसे जो डिमेंशिया के पेशेंट हैं, जो अपना नाम और घर का पता भी भूल चुके हैं। इट्स वेरी चैलेंज, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो AI के थ्रू जो हम उनकी मैचिंग कर रहे होते हैं और इजीली हम उनको ट्रेस आउट कर लेते हैं, या नादरा के थ्रू, फिंगरप्रिंट मैचिंग के थ्रू। इसके अलावा बच्चे भी ऐसे ही हैं जो स्पेशल बच्चे हैं, मतलब वो हमारे पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं और AI के थ्रू ही हम उनको रिकॉर्ड मैचिंग के थ्रू उनको रीयूनाइट करवा रहे होते हैं। और इसके अलावा आपने बताया कि कहाँ तक मतलब फैला हुआ है ये सिस्टम। मेरा प्यारा जो ओवरऑल पंजाब को डील कर रहा है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को भी डील करेगा। अच्छा सदफ, ये इटसेल्फ एक बहुत हसास मामला है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है दो लोगों के दरमियान या दो सेगमेंट्स के दरमियान, वो भी बड़ी हसास है। प्राइवेसी का किस तरह आप लोग ख्याल रखते हैं कि किसी की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो? एग्जैक्टली हमारा जो सिस्टम है बड़ा इस चीज़ पे कंसर्न है कि प्राइवेट, मतलब हमारा जो डेटाबेस है किसी और के साथ शेयर ना हो, किसी और के साथ शेयर नहीं होता। उसकी एक्सेस हमारे सेंटर में ही, वहाँ पे जब हम ऑफिसर काम कर रहे होते हैं वहीं पे एक्सेसिबल है, और जो पब्लिक के साथ हम उसकी शेयरिंग नहीं करते। तो अब तक कितने, सिद्रा आपसे जानना चाहेंगे, अब तक कितने लोगों को जो इस तरह से बिछड़े हैं या जो कोई गुम गए हैं, उनको अपने प्यारों से आप लोग मिलवा चुके हैं? मैंने आपको बताया 50,000 से ज़्यादा हमारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और अभी तक जो पाइपलाइन में FIRs हैं, जो केसेस डेली आ रहे हैं, वो 300 से ज़ायद है। 300 से ज़ायद बच्चे वो हैं जो गुमशुदा हैं, लावारिस बच्चे हैं, उनकी FIRs रजिस्टर है। अब वो प्रीवियसली जो केसेस हैं वो रिजॉल्व होते जाते हैं, न्यू एड अप होते जाते हैं।
और डेली की बुनियाद पे हमारी 3 शिफ्टें हैं, 24/7 इस पे काम कर रही हैं और इन केसेस पे काम कर रही है। जो बच्चे गुम हो जाते हैं, किसी की कोई बच्चा गुम हो गया जी, पहले तो था कि FIR ही नहीं हमारी रजिस्टर हो रही है, विद इन 24 आवर हम उसकी गुमशुदगी की FIR रजिस्टर करते हैं ताकि बच्चे की फैमिली ट्रेसिंग पे, बच्चे की ट्रेसिंग पे काम किया और जा वो सके। प्रोसेस किस तरह से होता है FIR के इंदराज का? FIR के इंदराज का हम कॉलर से कांटेक्ट करते हैं, आपका बच्चा लापता हुआ, आप Okay. हमारे साथ डिटेल शेयर करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर से भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, सही। 0309 000 0015। लोग Okay. अपने बच्चे की तस्वीर और डाटा शेयर करते हैं। हम फिर पुलिस ऑफिसर को बाउंड करते हैं कि इस बच्चे की गुमशुदगी की FIR आप विद इन अ डे रजिस्टर करें ताकि पुलिस भी उस पर वर्किंग करे। अच्छा यानी सिद्रा, bound कर एक दिया तो जाता पॉइंट है। ये है कि इंसान गुम हो गया, कोई मर्द कोई औरत गुम हो गया, कोई माजूर गुम हो गया। एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंसर आ जाना, तबादला होना, इंसानी स्मगलिंग होना और फिर किसी जराम में मुलव्वस हो जाना। उसकी रोकथाम के लिए क्या इंतजाम हैं? बिल्कुल, एक हमें ना केस रिसीव हुआ था कुछ दिन पहले ही कि एक फैमिली, एक ग्रोह है जो ना मशकूक लग रहे हैं और ना लाहौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चेक पोस्ट पे हमारी पुलिस ने उसको रोका, हमने है। पुलिस डिस्पैच की तो उनके पास न्यू बॉर्न बेबीज़ थे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना था। अब इनके लिए ये है कि हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे अफराद, कुछ ऐसे शख्स नज़र आए जिनके पास एक बच्चा मुसलसल रो रहा है, अपने माँ बाप के पास बच्चा उस तरह से नहीं रोता, सही, हम सही। सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं कि अगर कोई बच्चा इस तरह से आपको लगे कोई मशकूक अफराद हैं या कोई मशकूक एक्टिविटी है तो आप हमें 15 पे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हमें इतला दे सकते हैं। हम उनकी सिक्योरिटी, उनकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा और सदफ, Thank बहुत you. अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त ये मंसूबा है और हम उम्मीद करते हैं ये मज़ीद जो है मंसूबा कामयाब हो और पूरे पाकिस्तान तक इसका दायरा फैलाया जाए। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने जो पूरे हम देख रहे हैं पंजाब में ख़ास तौर पर कैमरों का जाल बिछाया, ये बहुत से लोगों के काम आ रहा है, लोगों के लिए अहम है आसानियाँ ये। पैदा करने का ज़रिया बन रहा है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, गर्मी का मौसम सिर्फ थकन या लू का नहीं बल्कि आपकी जिल्द के लिए भी एक इम्तिहान होता है, क्योंकि उसमें धूप, पसीना, खुश्की और ख़ारिश, ये सब जो मामलात हैं आपकी जिल्द के साथ बराह रास्त जुड़े होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर वक्त पर इसका ख्याल ना रखा जाए तो फिर स्किन पर दाने, धूप से झुलसना या जिल्द की चमक मांद पड़ जाना बहुत आम बात हो जाती है। ख़ासतौर पर बच्चे और ख़वातीन इस मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गर्मी में जिल्द का ख्याल कैसे रखा जाए और वो कौन से कुदरती और घरेलू नुस्खे हैं, टोटके हैं, ट्रिक्स हैं जो आपकी जिल्द को तरोताज़ा, साफ़ और महफूज रख सकते हैं। इन्हीं सवालात का जवाबात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशर डाहा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपसे सवाल पहला यही है कि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और स्किन के मसाइल जो है वो भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। किस तरह इतनी ज़्यादा गर्मी में और इतने हाई टेम्परेचर में अपनी स्किन को तरोताज़ा बना सकते हैं हम? Thank you very much, Ms. Najaf and Mr. Uzair. It's pleasure talking to you. ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आपको पता है कि आजकल गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका हुआ है और जो हमारी स्किन है ये आउटर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और हमारी स्किन जो है ये हमारी बॉडी का वो उज़्व है या वो अज़ा है या वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है गर्मी को, और सबसे पहले जो गर्मी का इफेक्ट आता है वो इसी के ऊपर ही आता है। अब होता क्या है कि जो सन रेज़ हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि गर्मियों के सीज़न में स्पेशली सन रेज़ में अल्ट्रा वायलेट रेज़ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उस इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि स्किन हमारी डैमेज होती है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोज पार्ट चूँकि स्किन होती है इसलिए सन रेज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इसी के ऊपर आ रहा होता है। अब सन रेज़ के जो डैमेजेस हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं कि वो रिंकल्स कॉज करती है, वो टैनिंग कॉज करती है, वो सन बर्न करती है, और ये है कि फिर साथ ये कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स होती हैं जो आपने कहा कि कौन कौन सी ऐसी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी जिल्द को या अपनी बॉडी को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। अगर हम देखा जाए मेडिसिन में, डर्मेटोलॉजी में और आम रूटीन में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, लाइक कि हम कवर करें अपने फेस को, हम सन ब्लॉक का यूज़ करें, रेगुलर बेसिस पे हाइड्रेट करें। इस तरह की मेजर्स लेके हम अपनी स्किन को सन डैमेज से कम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि गर्मियों में पसीने और चिकनाई की ज़्यादती की वजह से जिल्द पर दाने यानी एक्नी हो जाती है। ऐसा अगर दुरुस्त है तो ये क्यों होता है और इससे किस तरह से बचाव मुमकिन हो सकता है, किस तरह से बच सकते हैं?
बिल्कुल उज़ैर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें होता यूँ है कि ये गर्मियों की वजह से या पसीने की वजह से नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनको एक्नी होती है। जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं वो एक्नी प्रोन होते हैं। होता क्या है, गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में वो जो ऑयली स्किन होती है वो मजीद ऑयली हो जाती है। जिस तरह आप देखते हैं कि रेनी सीजन में या गर्म मौसम में गर्मा में क्या होता है कि वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ऑयल एक्चुअली सीबम प्रोडक्शन होती है जो स्किन में ऑलरेडी पैदा हो रही होती है, उसकी वजह से एक्नी होती है। उसकी वजह से फिर एक्नी के बढ़ने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। उससे बचने का तरीका सिंपल यही है कि आप हाइड्रेशन अपने ठीक रखें, अपने फेस की क्लिनजिंग ठीक रखें। जो फेस के ऊपर पसीना आ रहा है या फिर अगर फेस के ऊपर ऑयल जमा हो रहा है तो दिन में 4 से 5 मरतबा फेस को वॉश करें, तो उससे बचा जा सकता है। बट एक्नी को अगर ट्रीट करना है तो एक्नी का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रिजीम है, प्रॉपर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर जो उसकी मेडिकेशन है वो ट्रीटमेंट लें। वो सर्दियों और गर्मियों दोनों में इक्वली है। बट गर्मियों में जिस तरह उज़ैर साहब ने कहा, उसके बढ़ने की रीज़न ये है कि वो चूंकि सराउंडिंग में वेदर मॉइस्चराइज हो चुका होता है रेनी सीजन में स्पेशली, इस वजह से फिर उसके एक्नी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ये दो टर्मिनोलॉजी हम गर्मी के मौसम में तो सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फ़र्क पता भी होता है, नहीं भी पता होता। मैं जानना चाहूँगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगी। बताइएगा सन टैन और सन बर्न में क्या फ़र्क है, क्या ममासलत है भी या नहीं? ये बिल्कुल ऐसा ही है। सन बर्न और सन टैन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सन टैन क्या होता है, जो कि कॉमनली हर किसी को पता है कि सन टैन ये होता है कि हम देखते हैं कि नॉर्मली हम गर्मियों में कंप्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है। कंप्लेक्शन डार्क इस तरह से होता है, इवन के कुछ लोग जो टी शर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द आर्म्स होती हैं वो सांवले हो चुके होते हैं या टैन हो चुके होते हैं या ब्लैक हो चुके होते हैं, और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो उनका कंप्लेक्शन फेयर रहता है जी। ये क्या होता है, ये सन रेज की वजह से होता है, सन एक्सपोजर की वजह से होता है। इसको नॉर्मली हम सन टैन बोलते हैं। जिस तरह से फेस के ऊपर पिंपल्स, फेस के ऊपर पिगमेंटेशन का आ जाना, फ्रैकल्स का आ जाना या कंप्लेक्शन का डार्क हो जाना, दिस इज नोन एज सन टैन। अब अगर हम सन बर्न की बात करते हैं, सन बर्न जो है ये थोड़ा सा जो है ना एक सीरियस कंसर्न है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या डर्माटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि इसमें स्किन आपकी डैमेज होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। फिर आगे जिस तरह से हमारे बर्न की कैटेगरीज हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री बर्न है, जो रूटीन में बर्न होते हैं, उसमें क्या होता है जी, उसमें उस बर्न की वजह से इस सन बर्न जो है इसके भी इस तरह से ही होता है, स्किन इन्फ्लेम होती है। और ये आई मीन कि सन बर्न इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू सन टैन। सन टैन तो सिर्फ हमारी जो है कॉस्मेटिक पर्पस को अफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो सन बर्न है, सॉरी सन टैन जो है वो कॉस्मेटिक पर्पस को एड्रेस करता है। सन बर्न जो है वो हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा। तो इसलिए सन बर्न जो है ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू सन टैन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही काम। देखते हैं कि ये जो सन टैन होता है ये तो सर्दियों का जब मौसम आ जाता है, वो गुजरता है तो हम देखते हैं उसके बाद ये ठीक हो गया होता है किसी ना किसी तरह से, बिना कोई चीज़ इस्तेमाल की। ये बताइए सन बर्न की इब्तदाई अलामात क्या हैं, क्योंकि आपने बताया ये ज़्यादा संगीन है, और क्या गंदमी या सांवली रंगत वालों को भी सन बर्न हो सकता है? देखिए बिल्कुल, ये सन बर्न की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जी कि किसके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, किसके ऊपर कम हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो लोग ज़्यादा फेयर होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको कि जो स्किन टाइप 3 और 2 के लोग होते हैं, स्किन टाइप 2 और 3 उन लोगों को बोलते हैं जो गोरे कलर के लोग होते हैं या जिनका कंप्लेक्शन बहुत ही फेयर होता है, तो उनमें सन बर्न के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो गंदमी कलर के लोग होते हैं उसमें हमारा सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मेलानिन स्क्रीट करते हैं। अब मेलानिन स्क्रीट करने से क्या होता है कि स्किन टैन होती है, लेकिन अलोंग विद दैट वो मेलानिन जो है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। और जो लोग स्पेशली जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं, दे आर नियर टू सन, और जो लोग सी एरियाज में रह रहे होते हैं वहाँ पे इनके सन बर्न के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने रीजंस डिस्कस कर लिया है, ये मामला क्या है, स्किन पे कैसे असर डालता है। आपसे अब मैं चाहूँगी कि आप एहतियाती तदाबीर पर भी बात करें और हमें बताएं कि हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह के मौसम में। जी बिल्कुल, इसमें हम ये करते हैं कि जो सन टैन और सन बर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो सेम है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज में आ रही होती हैं वही सन टैन काज करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज में आ रही होती हैं वही सन बर्न काज करती हैं। तो इसलिए इसकी जो प्रोटेक्टिव मैयर हैं वो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि गर्मियों में सन बर्न से बचने के लिए अपना हाइड्रेशन लेवल ठीक रखें।
दूसरा ये है कि सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, कम करें सन एक्सपोजर को। तीसरा ये है कि सनस्क्रीन का यूज़ करें। चौथा ये है कि अगर आप सन एक्सपोजर में जाते भी हैं तो कोशिश करें कि अपनी जो बॉडी है या फेस है उसको कवर रखें, अम्ब्रेला यूज़ कर लें, कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लें कि जिससे डायरेक्ट सनरेज आपके जिस्म के ऊपर अच्छा ना डॉक्टर आए, साहब, face बड़े के ऊपर किसी ना ना आए। किसी तरह और से तो important- एहतियात कर ही रहे होते हैं। बच्चों का बड़ा कंसर्न है, हीट रैश खासतौर पर बच्चों में एक बड़ा आम मसला है। इससे बचने के लिए या इसे ठीक करने के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, नॉर्मली जो मैयर्स हैं हमारी बड़ों के लिए और बच्चों के लिए सेम होती हैं। मतलब अगर हम बड़ों के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें तो सेम इस केस विद द किड्स एज वेल, बच्चों को भी हम सन ब्लॉक रिकमेंड करते हैं। अगर हम बड़ों को कह रहे हैं कि जी आप वाटर का इस्तेमाल बेहतर करें, आप अपने फेस को कवर करें या अम्ब्रेला का यूज़ करें या आपके ऊपर डायरेक्ट सन रेज नहीं आनी चाहिए, बच्चों के लिए भी ही एहतियाती तदाबीर ही ज़रूरी होती हैं ताकि वो उससे उस डैमेज से बच चुकें। एक मैं आपको चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि हमारा एक जनरल कंसेप्ट ये है कि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे चूँकि ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे चूँकि गर्मी की शिद्दत कम होती है, तो वहाँ पे हमारी स्किन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे सन रेज से स्किन के या बॉडी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दे आर नियर टू सन, हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, जिससे सन रेज उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं उनके फेस के ऊपर बहुत रिंकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो मैदानी इलाकों में रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ रहने की वजह से शिद्दत मौसम जो है वो शदीद होता है, इंटेंस वेदर होता है, और ड्राई वेदर तो वैसे ज़्यादा इंटेंस होता है, जो स्पेशली विंटर जो होता है वो क्या करता है उनके फेस के ऊपर रिंकल्स काज कर देता है ड्यू टू सन रेज। तो उन लोगों को भी सन रेज से बचने के लिए सेम मेजर्स की ज़रूरत है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और स्पेशली जो लोग यहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं हिली एरियाज में, उनका कंसेप्ट ये होता है कि जो हम गर्मी से यहाँ आ चुके हुए हैं, यहाँ पे तो ठंड है, यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है, इसलिए हमें सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब स्नोफॉल हो रही होती है तो हम डबल एक्सपोज हो जाते हैं सन रेज की। वो इस तरह से कि एक तो डायरेक्ट सन रेज आ रही होती हैं, दूसरा ये कि सन रेज स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं। जो ज़मीन पे स्नो होती है तो वो सन रेज वहां से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, तो हम डबल एक्सपोज होते हैं, वहां पे हमें सन प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, जबरदस्त, ये तो आपने बड़ी हमारे मालूमात में और नाजरीन के मालूमात में इजाफा किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, आपने बहुत बेहतरीन हमें गाइड किया है कि हमें अपनी स्किन को किस तरह प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हमें सन ब्लॉक इस्तेमाल करने की जरूरत है, साथ ही साथ मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। वो लोग जिनके स्किन पे ऑलरेडी मेकअप होता है और वो डेली करते हैं, वो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक खाएं, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। क्योंकि ताकि आप पसीने से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं गर्मियों में और लू के मौसम में, तो ये सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में। अभी नाजरीन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब रुक कर लेते हैं खेल के मैदान का और बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट के मेले PSL 10 की, जो कि पूरी आबोताब के साथ जारी है। चौको छक्कों की बरसात हो रही है, साथ ही विकेटें उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। 6 टीमें एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और आसाब शिकन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जिससे शायकीन खूब महसूस हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो PSL का 7वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए जारहाना अंदाज अपनाया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 202 रन्स बनाए। 203 रन्स के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स का कोई भी बैटर जम कर ना खेल सका और 19वें ओवर में पूरी टीम 155 रन्स पर ही ढेर हो गई। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच 47 रन से अपने नाम किया। आज PSL में रेस्ट डे है। कल 8वां मैच नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर अगर टीमों की पोजीशन की बात करें तो दोनों टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं। 2 पॉइंट्स के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे नंबर पर है, जबकि कराची किंग्स भी 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। कौमी विमेंस ICC वर्ल्ड कप के लिए बाकायदा तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन 29 सितंबर से 26 अक्टूबर तक भारत में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 31 मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अपने एजाज का दिफा करते हुए रिकॉर्ड 8वीं बार ट्रॉफी को जीतने की कोशिश करेगा। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी है और अपना तीसरा मैच जीत लिया है। मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और मुल्तान सुल्तान की शिकस्त की क्या वजूहात हैं?
शेयर कीजिए। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखते हैं, मैंने शायद पहले भी शो में जिक्र किया था कि जितनी भी आप 6 की 6 साइड देखते हैं तो सबसे बैलेंस साइड जो है जिसमें आप कहते हैं कि तमाम एरियाज को टिक करिए, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो सबसे स्टार्ट होता है वो कप्तान से होता है। कप्तान उनका जो है वो सबसे तगड़ा है। शादाब की आप एज ए प्लेयर जरूर डिबेट कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनकी फॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी नहीं थी, बट मैं कहीं ना कहीं जरूर मानता हूँ कि कप्तानी का मटेरियल उनमें है। और वो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने चैंपियन बनवाया, फिर चैंपियन कप हुआ था ODI वो भी जितवाया, तो उसके अंदर तमाम वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं एक अच्छे कप्तान के। दूसरा जो उनकी टीम है उसमें अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो 9वें 10वें नंबर तक उनके पास बैटिंग है। हमने देखा कि पिछले मैच में 7 बेग 10वें नंबर पे आ रहा था। 7 की बात करें, इस मैच के अंदर भी उनकी 9वें नंबर तक बैटिंग थी। इसी तरह अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग के अंदर भी उनके पास 6-7 बॉलर्स की ऑप्शन हमेशा मौजूद होती है। तो जब आपके पास इतनी वैरायटी हो, इतना आपके पास आपके जो डग आउट में स्ट्रेंथ हो, और हैदर अली जो कि शायद वन ऑफ द बेस्ट फाइंड भी PSL की कहा जाता है, बड़ा सरप्राइजिंगली नहीं खेल रहे थे, कल वो आए तो आते ही वो छा गए हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि इतनी ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ अगर आपकी किसी भी, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करते हैं, इंटरनेशनल टीम की बात करते हैं, अगर आपकी बेंच पे इतना स्ट्रॉन्ग लड़का बैठा है तो वो बताता है, रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफा फिर प्रूव किया, और मुझे अगर वो इस दफा भी टाइटल जीतते हैं तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो, मेरा ख्याल है कि उनको बिल्कुल जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ये डिजर्व करते हैं। अच्छा इरफान साहब, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच जीत कर पॉइंट्स टेबल पर अगर हम देखें तो सर फहरिस्त है, पहले नंबर पर है। शादाब खान कौमी T20 टीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों की ही क़यादत कर रहे हैं। उनकी कप्तानी आपको कितनी मौसर नज़र आ रही है, और क्या आप समझते हैं कि उन्हें आगे भी मौका देना चाहिए और कौमी स्क्वाड की भी वो क़यादत कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है उज़ैर। मैंने हमेशा कहा है कि अगर शादाब परफॉर्म कर रहा है और शादाब फिट है तो पाकिस्तान की जितने भी 5-6 कैप्टन हैं, अभी PSL के आप 5 कप्तानों को देखें जी, या अगर आप सलमान अली को भी डाल लेते हैं, ईशान मसूद भी आपके पहले कराची किंग के कप्तान थे, तो इन सब में से बेहतर कप्तान जो है वो शादाब है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता है। और अगर मेरा अपना वैसे पर्सनल बिलीव है, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, कल भी उन्होंने 3 ओवरों में 16 रन दिए, 1 आउट किए, तो वो पिछले मैच में भी 4 ओवर उन्होंने कंप्लीट किए। अगर वो बॉलिंग मुसलसल करते हैं और विकेट लेते हैं, क्योंकि खाली बैटिंग की बेस के ऊपर शादाब को आप टीम में नहीं रख सकते। शादाब तभी टीम में आएगा जब शादाब विकेट्स भी लेगा साथ। तो शादाब अगर परफॉर्म करता है और आपकी जो टीम खासतौर पे T20 में मुसलसल हम आ रहे हैं, तो इनको आप पूरा वाइट बॉल का कप्तान भी बना सकते हैं ODI T20 के अंदर भी। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, जो अग्रेसिव क्रिकेट है, इसमें मस्त बनता है। साथ साथ हम कप्तानी के साथ कोचिंग के मटेरियल के अंदर भी फंसे हुए हैं। जो शादाब के साथ इनका जो कोऑर्डिनेशन है, इनके जो कोच है माइक हैसन, वो बड़ा शानदार कोच है। और जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को विक्ट्री दिलवा रहे हैं, और वो जो प्लान करके आते हैं चीजों को, प्लान A भी होता है, प्लान B भी होता है, और वो जो कोऑर्डिनेशन है उनकी लड़कों के साथ, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। तो हमें कहीं ना कहीं कप्तानी के साथ कोचिंग का भी बड़ा मसला दरकार है कि हमारा साल डेट के अंदर 3-4 कोचेस चेंज हो चुके हैं। अभी भी जो आकिब जवेद है वो इंटरिम कोच है, वो प्रॉपर आपके हेड कोच नहीं है। तो अगर उनको दोबारा प्रीवियस रोल जो उनको अकेडमी का रोल के लिए हायर किया गया था, उधर उनको भेजा जाता है, तो आपको कोचिंग के लिए भी बंदा देखना है। तो मेरा ख्याल है कि माइक हैसन से बेहतर कोई कोच हो नहीं सकता। तो आपको ये कॉम्बो बनाना पड़ेगा शादाब और माइक हैसन का, और जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो करके भी दे रहे हैं, प्रूफ भी कर रहे हैं। सही। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को डायरेक्शन की तरफ आप मस्त देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान, कल की बात करते हैं। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। आपका क्या एनालिसिस है, ये मैच कैसा रहेगा, और आपके नज़दीक दोनों टीमों में से कौन सी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और उसकी वजूहात क्या हैं? इससे पहले आपने वो जो पहले मुल्तान का पूछा था, मैं वो भी ऐड कर दूं। मुल्तान इस दफा बिल्कुल प्रेशर नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है, जिस तरह बाबर का हमें पेशावर जर्मी में नजर आ रहा है कि कप्तानी छिन जाने के बाद बिल्कुल ही वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। इसी तरह रिजवान के ऊपर भी मुझे प्रेशर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आ रहा है कि रिजवान की कप्तानी भी बिल्कुल हमें इस दफा, हमेशा हर सीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग साइड मुल्तान नजर आती है। एक तो उनकी कप्तानी का मसला नजर आ रहा है, रिजवान थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, परेशान आ रहे हैं। दूसरा, मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर थे बिली और जॉर्डन,
जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी बॉलिंग भी बड़ी सिंपल और बड़ी, इसे कहना चाहिए बिलो एवरेज नजर आ रही है। हर मैच में 200 हो रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कल का मैच जो है ऑब्वियसली कोयटा बड़ी जबरदस्त क्रिकेट नजर आ रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद दूसरे नंबर पे आपको अच्छी साइड नजर आती है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर है, जिनके बैटर भी पूरे हैं, बॉलर भी बड़े जबरदस्त हैं, हर लिहाज से वो जिसे कहा जाना चाहिए कि कंप्लीट साइड नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनकी कप्तान साउथ शकील है उनको ओपन नहीं करना चाहिए। आपको हसन नवाज जैसे प्लेयर जिसने अभी इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी की, ओपनिंग की है, उसको आना चाहिए। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर ओपन करता है वो हो नहीं सकता कि लीग क्रिकेट के अंदर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आए। जिस तरह आपने देखा है कि साहबजादा फरहान ने मुसलसल परफॉर्म किया है और कल के मैच के अंदर भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग 55 रन के लिए खेली है। नो डाउट। तो ये आप मटीरियल को पाकिस्तान में लेके चलना है। ये आपको कहीं हम मानते हैं इस चीज को कि फ्रेंचाइज ओनर जो है हम अपनी मर्जी करते हैं, उनके कोचेज अपना प्लान लेके चलते हैं, बट ये बोर्ड स्टेक होल्डर बोर्ड इसका पार्टनर है इनके साथ, तो बोर्ड को इनको बताना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई आपने जो लड़के सेलेक्ट किए वी रिस्पेक्ट दैट, वो ठीक है, लेकिन आप इसमें पाकिस्तान खेल के आए हैं या पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनके साथ थोड़ा अपने कोचेज और कप्तानों को कहेंगे यार इसको थोड़ा सा बनाना भी है, ताकि इससे जो बेसिकली आपका सेकंड ईयर है PSL, इससे हमने लड़कों को लेके चलना है पाकिस्तान टीम के लिए, तो इसका भी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें। ये ना हो कि अब जैसे फैसल अकरम है वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर है और मुल्तान सुल्तान के ओडागुड में बैठा होता, वो टीम में नहीं खेलता। इस तरह की चीजें हैं, इसके ऊपर बोर्ड को इनसे बात करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की थी, स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा है। IPL के अंदर हर मैच 250 पौने 300 पे जा रहा है। जी हाँ, आपका अभी भी मैसेज 150 170 इरफान, इसी की तरफ हम आना चाह रहे हैं, इसी पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कोचेस को भी हमने डिस्कस कर लिया, खिलाड़ियों को भी, जरा मैदान की भी बात हो जाए। अब तक नेशनल स्टेडियम की हम बात कर लें, जितने मैचेस हुए इनसे क्या अंदाजा होता है? विकेट स्पिनर्स के लिए मददगार है या फास्ट बॉलर्स के लिए? और जो आपने बात की रन रेट की, उसकी क्या वजह है कि इतना ज्यादा IPL से अगर हम कंपेयर करें तो उतने ज्यादा रन नहीं बन पाते? देखिए, इस पे क्यूरेटर को बहुत काम करना पड़ेगा। उनके क्यूरेटर जो है उनके वेन्यूज बहुत ज्यादा हैं। अब भारत के कम से कम 22-23 स्टेडियम है, पाकिस्तान के गिने जो है सिर्फ टोटल हमारे पास 5 या 6 स्टेडियम है, जिसमें से भी सिर्फ 4 स्टेडियम पे PSL हो रहा है। और ये 4 स्टेडियम भी डोमेस्टिक मैचेस को, काइजर ट्रॉफी को भी हमने देखा ये बहुत ज्यादा यूज हुई है पिचेस। जब पिच बहुत ज्यादा यूज होती है, बार बार एक पिच के ऊपर मैच खेला जाता है तो विकेट स्लगिश हो जाती है, वेट एयर आता है उसमें, तो रन नहीं बनते, उसको प्रिपेयर करने के लिए फिर टाइम करना पड़ता है। तो क्रिएटर को भी है इस पे मजीद काम करने की जरूरत है, इसको जितना बैटिंग बनाया जाए। दूसरा, आपको अपने बैटर को भी ये बताना है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि PCB को चाहिए कि स्टेक होल्डर को के एक मैसेज सारे कंबाइंड बैठे और ये बात करें कि हमने जो मॉडर्न डे क्रिकेट में लैग कर रहे हैं, हम सिर्फ 150-70 की से दरमियान की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने 250-250 तक एटलीस्ट लेके चलना है। उसमें अगर किसी प्लेयर का फेलियर आता है तो उसको बैक करें, एटलीस्ट उस क्रिकेट के ब्रांड को चेंज करें। आप उस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे तो दुनिया की टीमें आपके पास आएंगी, हर लड़का PSL भी खेलना चाहेगा। अगर किसी लड़के का कंपैरिजन करना पड़ता है IPL में, ठीक है वो प्रोफेशनल है, पैसे के लिहाज से IPL को सब प्रेफर करते हैं, चले इस दफा विंडो कटी आ गई तो जो लोग उधर पिक नहीं हुए वो इधर आए। बट कंपेटिटिव क्रिकेट अगर आपकी कंट्री में खेली जा रही है, लोग आ रहे हैं, तो कई लोग आपकी लीग को सिर्फ इसलिए प्रेफर करेंगे यार ये दुनिया की बेस्ट लीग है, इधर बैटिंग बड़ी तगड़ी है, बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। हमने अगर पैसों के लिहाज से अभी उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे जो दुनिया पैसे दे रही है, तो हम एटलीस्ट क्रिकेट के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करके कर सकते हैं। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके जो नेशनल प्लेयर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम में लड़के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका इस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, जो अप टू द स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो 200, 250, 250 की स्ट्राइक रेट है। अगर वो ये क्रिकेट खेलेंगे तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। गौरव, अब ये देखें, अभी सिर्फ एक साहबजादा फरहान है जिसने 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है। जी हाँ। बाकी आप जितनी परफॉर्मेंसेस निकाल के देखेंगे, हमारा तमाम प्लेयर 150, 160 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल है। और गोरा हर फॉरेन प्लेयर जो है उसका स्ट्राइक रेट 250 प्लस है। टिम शेफर्ड को उठा लें, फिन एलन को उठा लें, आप रेली रूसो को उठा लें, जेसन होल्डर की कल की इनिंग्स उठा के देख लें, 31 गेंदों पे 33 है जो 29। इसी तरह आप हर फॉरेन प्लेयर को उठाएंगे
क्योंकि गोरों को ये पता है कि हमारा जो सर्वाइवल है या जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेले हैं वो फेयरलेस है, उसमें ये डाउट नहीं है उनके माइंड के अंदर हम आउट हो गए तो क्या हो जाएगा, हमें आउट हो गए तो कोई निकाल देगा। अच्छा इरफान, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। अच्छा बताइएगा, दोनों टीमों में से कौन सा समझते हैं ज़्यादा ओवररेटेड प्लेयर है या अंडररेटेड प्लेयर है, और कल के मैच में जो हैरान कर सकता है, जिसकी परफॉर्मेंस लाजवाब हो सकती है? देखिए, अंडररेटेड तो कहना मुनासिब नहीं होगा, ये हम किसी को क्या कहें, सब इंटरनेशनल प्लेयर है। बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कोयटा की, जिस तरह मैंने पहले बात की, हसन नवाज ने अभी बड़ी हाइप के साथ ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और उधर जाके न्यूजीलैंड में हम सिर्फ एक मैच जीते, वो हसन नवाज की ब्रिलियंट इनिंग्स थी, जिस सेंचुरी बनाई थी, उसकी वजह से जीते थे। हमने कहीं ना कहीं, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, अपने बच्चों को बनाना है तो हसन नवाज को ओपन करना है। इसी तरह मैं रिजवान के बारे से बात कर रहा था कि उस्मान खान 3 पे आ रहा है तो रिजवान को उसको ओपन करानी चाहिए। और इसी तरह हम साउथ शकील को बात कर रहे हैं कि वो पहली बात है T20 खेलते नहीं है, वो टेस्ट में नजर आते हैं, ओडीआई में भी और टीम में पिक होते हैं। अगर आपको फ्रेंचाइज टीम ने पिक कर लिया है तो आपका ये आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि आपने अपनी जात को पीछे रखना है और टीम को आगे रखना है। तो ये एक जो अप्रोच मुझे कहीं ना कहीं लगती है ये फ्रेंचाइज लीग के अंदर या पाकिस्तानी कैप्टन की, जिस तरह 3 मैं नाम ले चुका हूँ, इसमें रिजवान भी है, बाबर आजम भी है। बाबर भी देखे ना, अब जो साइम अयूब के साथ खुद ओपन करते हैं, मोहम्मद हारिस जो है लास्ट मैच में 87, और मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तानी, अभी जो रिसेंट सीरीज हुई है उसमें कमबैक कह रहे हैं और वो ओपन कर रहे थे। तो आपने अपने लड़कों को डेवलप क्यों नहीं होने दे रहे? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि आपको अपने लड़कों को डेवलप करना चाहिए, और ये एक बड़ा अच्छा मौका है ताकि जो भी गलतियां हैं वो इसके अंदर उनसे सीखा जाए, उनको बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद। और साथ ही साथ बिल्कुल एक चीज़ की जो कमी है वो हमें PSL 10 के अंदर बड़ी फील हो रही है कि स्ट्राइक रेट जो है प्लेयर्स का, जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनका बहुत कम है, क्योंकि जब टीम ज़्यादा रन्स बनाती हैं, खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो शायकीन होते हैं, जो तमाशाई होते हैं, जो स्टेडियम के अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे टीवी सेट्स पे आपको देख रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। खैर, प्रोग्राम में अब आगे बात कर लेते हैं जनाब, और आपके साथ एक ख़बर शेयर करते हैं, और इस खबर से मुतालिक हम आपको बताते हैं कि एक मौसीकी की दुनिया का एक बड़ा नाम है, एक ऐसी आवाज़ है जो सिर्फ कानों को ही नहीं बल्कि आपकी रूह को भी छू जाती है। और आप जान तो गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं, सनम मारवी की हम बात कर रहे हैं, और उनकी आज सालगिरह है, पाकिस्तान की मारूफ फोक और सूफ़ी गुलकार सनम मारवी की। सनम मारवी की जब भी हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ सिंध से है, और सिंध के फ़नकार घराने से हैं। उन्होंने मौसीकी की तालीम अपने वालिद फ़कीर ग़ुलाम रसूल मारवी से हासिल की, और वो ख़ुद एक मारूफ फोक सिंगर थे। सनम मारवी ने अपने फ़नी सफ़र का बाकायदा आगाज़ 2009 में कोक स्टूडियो से किया था, और वहीं से उनकी आवाज़ ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों के जो दिल थे छू लिए थे। बिल्कुल, सूफ़ी शायरी, क्लासिकल राग और इलाकाई लोक धुनों को अपनी आवाज़ में ढाल कर सनम मारवी ने जदीद दौर में सूफ़ी मौसीकी को एक नया रंग दिया। वो बहुत से कौमी अवार्ड्स अपने नाम करने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। तो आइए आज पाकिस्तान की इस सुरीली गुलकारा को सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ ही साथ हम ये दुआ गो भी हैं कि वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करती रहें और उनकी आवाज़ हमेशा यूं ही हमारी फ़ज़ाओं में गूंजती रहे। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों पे छू जाता है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं आपके इंटरेस्ट के, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका आपको हर हफ्ते बेचैनी से इंतज़ार होता है। जी हाँ, शोबिज़ सेगमेंट, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए शोबिज़ की दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें, ड्रामों की बातें, फिल्मों के चर्चे और वो सब कुछ जो पर्दे के पीछे हो रहा होता है। और आज भी हम इसी तरह के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब वो शख्सियत हैं, इनका तारुफ हम यूँ करवा देते हैं, इनकी तज्जियाती नज़र कभी ख़ता नहीं खाती। तो जनाब फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच उज़ैर, बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का।
तज्जियाती नज़र बिल्कुल ख़ता नहीं खाती। बहुत अच्छा कहा आपने, जीते रहिए। अच्छा हारून, चले फिर अब हम इसका अमली मुजाहरा भी करते हैं। पहले तो ये बता दें कि ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा है, आपके ख्याल में इस कहानी का अंजाम शायकीन की तवक्कुआत के मुताबिक होने जा रहा है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होगी इसकी? कहानी जी बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और आपको याद होगा जब ये ड्रामा शुरू हुआ था उस वक्त भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये ड्रामा जो है ये टेलीविज़न के यादगार ड्रामों में से होने जा रहा है। इसकी बड़ी वजह तो ये है कि अदाकार बहुत अच्छे हैं, यमुना बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं, और जब भी वो किरदार को अदा करती हैं तो चाहे वो ड्रामा हिट हो या ना हो, लेकिन उनका किरदार ज़रूर जहन में रह जाता है। अब इस ड्रामे में देखिए फ़जर, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो फ़जर का किरदार है, बीनिश का जो रोल अदा कर रही है फ़जर, अभी अगर आप आखिरी 2-3 किस्तें अगर आपने देखी हो तो देखिए किस कदर खूबसूरत अदाकारी की है। फिर दीपक परवानी है, फिर सलमा है जो कि माँ के किरदार में, नमीर जो कि एंटागनिस्ट है इस ड्रामे का। तो ये ड्रामा, और सकीना सम्मो साहिबा ऑफ कोर्स लेजेंड है हमारी, और वो छोटे छोटे जेस्चर्स के साथ जिस तरह वो एक अपने अंदर के वेनम को डिपिक्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आखिरी 2-3 एक साथ जो रह गई हैं इसमें भी बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं, और कहानी ने वो टर्न ले लिया है कि बहुत ही इंटेंस। मैंने कल रात को एक्चुअली बैठकर 2-3 एपिसोड्स जो लास्ट थे वो इकट्ठे देखे। क्या बात मैं पहले भी देख चुका था, लेकिन इतनी खूबसूरत अदाकारी का लेवल है कि अगर किसी ने अदाकारी की मास्टर क्लास लेनी है, चाहे वो किसी भी उम्र का फनकार हो, तो वो ये ड्रामा देखे, और देखे कि साकिब ने और राबिया रज़ाक ने, साकिब डायरेक्टर है, राबिया ने स्क्रिप्ट लिखा है, किस तरह की कहानी बुनी है। अच्छा, एक छोटी सी टेक्निकल बात बताऊं इसमें आपको, और आज इसका जिक्र होता रहेगा बार बार, कि इसमें अगर आप ड्रामे में देखें तो कैमरा जो है उन्होंने हैंड हेल्ड रखा है, हाथ में पकड़ के रखा है, थोड़ा थोड़ा सा जर्क होता रहता है। अच्छा, वो कई लोगों को लग रहा है कि जी ये क्यों है, इस तरह कैमरा क्यों हिल रहा है, लेकिन ये वो टेक्निक्स होती हैं जो कि एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर जब इस्तेमाल करता है तो आप देखिए कि उससे किस किस्म की टेंशन बिल्ड होती है। ये जो कैमरे का हल्का हल्का सा हिलना है ना, ये डिस्टर्ब करता है व्यूअर को, और यही इस वक्त मजीद अटेंशन का बाइस बनता है ये। हारून, मजीद आगे चलते हैं और बॉलीवुड फिल्म के हवाले से बात करते हैं। फवाद खान की ये जो न्यू बॉलीवुड फिल्म है अबीर गुलाल, उसका गाना रिलीज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे हारून इनके बारे में? हमें तो पसंद आया, हारून का पता नहीं। बिल्कुल जी, गाना भी बहुत खूबसूरत है, फवाद बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो जो कहते हैं ना कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, तो हिंदुस्तान वाले चाहे माने ना माने, जब फवाद स्क्रीन पे आते हैं और बड़ी स्क्रीन पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के पास इस वक्त फवाद के पाए का, उसकी तरह का करिश्मा जो कि स्क्रीन को जिस तरह लाइट अप करता है, उस तरह का दूसरा कोई 2-4 एक्टर्स को छोड़कर कोई और है। खान्स जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, और अब जो है यंगस्टर्स, उनके पास इस तरह का अभी जो है ना वो पुल नहीं है। तो फवाद बहुत ज़रूरी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो माने या ना माने। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। करण जौहर तो मानते हैं हारून, आपको पता है, खबरें आती भी रहती हैं, करण जौहर तो इस बात को मानते हैं कि फवाद का जो करिश्मा है वो अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गाने में बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत मेलोडियस गाना। बिल्कुल। अच्छा हारून, हानी आमिर से मुताल्लिक नईमा भट्ट और नादिया खान के बयानात आपने यकीनन सुने होंगे, इसके बारे में आप अगर कोई राय देना चाहें तो? देखिए जी, नईमा ने पहले कुछ एक टॉक शो के ऊपर बैठकर कहा कि जिनको मैं अपने साथी अदाकारों को, कभी मैं कभी तुम के बारे में बिलखुसूस वो बात कर रही थी, जिनको मैं अपना दोस्त समझती थी, या जो इंस्टाग्राम पे अब मेरे दोस्त नज़र आते थे, वो ऑफ स्क्रीन मेरे दोस्त नहीं थे, और कई तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे स्टेज पर जगह भी नहीं दी। तो इससे बात फ़ौरन याद आती है, ह्यूस्टन में आपको वो मीट एंड ग्रीट याद होगा जहाँ पे ये कभी मैं कभी तुम की कास्ट सारी मौजूद थी, और नादिया ये हानिया में और नईमा में एक कोल्ड वॉर और एक कोल्ड फ्रीक्वेंसी लोगों ने डिटेक्ट की थी। तो उस वक्त भी नईमा जल्दी चली गई थी, और हानिया और नईमा ने स्टेज शेयर नहीं किया था, हालांकि इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी थी। तो फौरन मेरे जहन में वही वाकया आ गया, और मैंने कहा जी बिल्कुल दाल में कुछ काला है, बल्कि मुझे लगता है कि वहाँ पे उस सेट पे दाल ही पूरी काली थी। तो बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है। और नादिया ने जो हानिया को मशवरा दिया, किरदार मिला था, वो जो एक्टर उन्होंने किया था, उसके कुछ असरात गालिब आ गए हों। बिल्कुल, या तो वो रुबाब जो बनी हुई थी और जिस तरह का वो किरदार था उसका कुछ असर बाकी रह गया, लेकिन
नईमा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जिंदो में जिन्होंने उनकी एक्टिंग देखी है वो जानते हैं। और ऑफ कोर्स कभी मैं कभी तुम में भी उन्होंने रुबाब का किरदार बड़ा खूबसूरत अदा किया। कई दफ़ा जो है वो लीड एक्टर्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं उज़ैर कि यार ये जो हमारा सपोर्टिंग एक्टर है कहीं यहाँ पे ओवरशैडो तो नहीं कर रहा। ये फितरती अमल है, समहाउ ऐसा हारून हो जाता है। आगे चलते हैं और नेटफ्लिक्स की एक जो नई सीरीज़ है एडोलेसेंस, उसके बारे में बात करते हैं। और शायकीन की जानिब से बहुत पसंद की जा रही है सीरीज़। इस सीरीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि ये साइकोलॉजिकल क्राइम और ड्रामा है, और इसको क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है, मैं चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालिए हारून। अच्छा, 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो जिस तरह मैंने अभी कैमरे की बात की थी, इस सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि इस 4 एपिसोड की सीरीज़ है, एक घंटे का तकरीबन एक एपिसोड है और बगैर किसी कट के एक एपिसोड फिल्म किया गया है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि कैमरा वर्क किस तरह का है। उसमें आप ये देखिए कि तीसरे एपिसोड में मेरा ख्याल में ड्रोन से हैंड हेल्ड पे आता है कैमरा और फिर वो पूरा बगैर कट के पूरे बिल्डिंग के अंदर मूव करता है। कैरेक्टर्स हैं 100 से ज़ायद कैरेक्टर्स अपने अपने क्यूज पे खड़े हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं और बच्चे भी हैं। तो ये एक तो टेक्निकली फिल्म सीरीज जो है बहुत ही स्ट्रांग है, एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट है और बहुत खूबसूरत लगा। हारून, मेरा इत्तेफाक हुआ ये सीरीज देखने का, यकीन जाने सब्जेक्ट और जो स्टोरी अंदर बयान की गई है प्रिसाइजली, जो एक बिहेवियर और एटीट्यूड दिखाया गया बच्चे का टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गर्ल, और वो 10th क्लास में पढ़ता है, और क्या उसका माइंड सेट है, क्या उसका कॉग्निटिव प्रोसेस है, किस तरह वो चीज़ें परसीव कर रहा है और फिर उसको एक्ट में भी लेकर आ रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। बहुत जी, बहुत खूबसूरत। और फिर जिस तरह सोशल मीडिया हमारी आने वाली जनरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह साइबर बुलिंग जो है वो बच्चों के जहन पे असरात छोड़ती है और उनके अंदर एग्रेशन पैदा करती है। ये सारे वो मौजूआत हैं जो हम सब के लिए भी बहुत टॉपिकल हैं। और जो ओवन कूपर है और ग्राहम साहब जो जिन्होंने ये फिल्म बनाई भी, लिखी भी और इसके अंदर मेन कैरेक्टर भी कर रहे हैं फादर का, तो ये ओवन जो है 13 साल का बच्चा, क्या खूबसूरत किरदार निगारी है जी इन दोनों की। और ये फिल्म मतलब ये सीरीज इस काबिल है कि वालिदैन और बच्चे साथ बैठकर देखें, हर माशरे के लिए रेलेवेंट है। इस तरह की एक चीज जो है वो अब तक आई है मार्केट में। हारून, अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं वतन अजीज में। नेटफ्लिक्स की बात हुई तो पाकिस्तान की भी पहली ओरिजिनल वेब सीरीज आने वाली है जिसमें बहुत बहुत बड़े नाम शामिल हैं, सुनने को मिल रहे हैं। सीरीज का नाम है जो बचे हैं संग समेट लो। ये नाम फैज़ अहमद फैज़ के एक मिसरे से लिया गया है। क्या कहेंगे इस सीरीज के बारे में और किस तरह की ये सीरीज हो सकती है? जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लौटा दिया, ये फैज़ साहब की नज़म का एक मिसरा है पूरा, उसमें से ये हिस्सा लिया गया है। और क्या खूबसूरत इंतखाब किया है, क्या खूबसूरत सीरीज़ होगी जी, क्योंकि इसके अंदर है मायरा, फवाद, अहद रज़ा मीर, इकरा अजीज़, सनम सईद, हमजा अली अब्बासी, बिलाल अशरफ, आप जो नाम लें जनाब, माया अली हैं, हानिया आमिर हैं। तो पूरे पाकिस्तान की जो है ना लाइनअप ऑफ ए लिस्टर्स वो हमें इस सीरीज में नजर आने वाली है जी। सिकंदर और लीजा 2 किरदारों की कहानी है और अभी तक किसी को पता नहीं है कि जी ये मेन 2 जो रोल्स हैं वो कौन अदा कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक इनसाइडर न्यूज़ दे दूं कि अहद हैं जी सिकंदर, मेन कैरेक्टर जो है वो अहद का होगा और लीसा जो है वो इकरा हैं। तो जो इस सीरीज के हीरो हीरोइन होंगे मेन, वो अहद और इकरा होंगे। बाकी किरदार जो हैं वो कैमियोज हैं, कुछ आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो इस तरह ये सीरीज़ जो है हार्वर्ड से शुरू होकर और इटली तक जाएगी जहां इकरा अजीज़ रहती हैं और अहद रज़ा मीर जो हैं वो अपना सफ़र करेंगे और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा। जनरेशनल कहानी है तो 2-3 नस्लों की कहानी आपको नज़र आएगी इसमें। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। और अरुण, आपने तो अंदर की खबर भी दे दी है कि जो मेन इसके किरदार हैं वो कौन से हैं और कौन जो है ये किरदार अदा करने जा रहे हैं एक्टर्स में से। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का। और आज भी हमें आपसे बहुत अंदर की चीज़ें शोबिस इंडस्ट्री की जानने को मिली और इस तरह की जो खबरें थी, जो बातें थी इंटरेस्टिंग, वो आपने हमारे साथ शेयर की। और इन्हीं खबरों के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस मुल्क की जो टेक्नोलॉजी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मौशी तरक्की का आलमी मरकज़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती और सकाफत के लिए मशहूर है बल्कि अब पाकिस्तानियों के लिए रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के नए दरवाजे भी खोल रहा है। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी तेज़ी से बढ़ रही है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 तक जापान में 29,647 पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो एक रिकॉर्ड तादाद है।
ख़ास तौर पर 2019 में मुतारिफ करवाए जाने वाली वीज़ा स्कीम स्पेसिफाइड स्किल वर्कर यानी SSW के तहत पाकिस्तानियों को सेहत की देखभाल, तामीरात, ज़राअत और होटल मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करवाने के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए जापान में रोज़गार के मौक़े कैसे हासिल किए जा सकते हैं, जापानी वीज़ा के लिए किन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है और जापान में ज़िंदगी कैसे होती है, इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हसन भट्ट साहब। हसन साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जापान पाकिस्तानियों के लिए क्यों एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन चुका है, वहाँ जाने के क्या फ़वाइद हैं? देखें, जापान के सबसे पहले जो हम नॉर्मली यूरोप अमेरिका में जो रेसिज्म फेस करते हैं, आपको जापान में बिल्कुल फेस करने को नहीं मिलेगा। मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने आज तक कोई रेसिज्म फेस नहीं किया वहाँ पे। ज़बरदस्त। और ये बहुत ही हम्बल हैं और उसमें ये है कि इनकी जो कल्चर है वो, अगर आज से हम 50 इयर्स बैक चल जाएं जापान के कल्चर में, तो हमसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जो फैमिली कल्चर है, जो नॉर्म्स हैं, इनकी माशरत है, वो हमसे बहुत मिलती जुलती हैं। तो हम बड़े इजीली इनमें एक्सेप्ट जो है ना, हम एडेबिलिटी है चूँकि पाकिस्तानियों में, तो हम बहुत आराम से एडजस्ट हो जाते हैं इनके अंदर। अच्छा हसन साहब, मैं बात करना चाहूँगी SSW के हवाले से। ये जो स्कीम है स्पेसिफाइड स्किल वर्कर, ये स्कीम है क्या और पाकिस्तानियों के लिए किस तरह एप्लीकेबल है, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इसमें स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर से पहले एक स्टेप होता है जिसको हम टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, TITP। ठीक है। इसमें बच्चे जब जाते हैं यहाँ से, बेसिकली ये G2G गवर्नमेंट का हमारा हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बच्चे जब जाते हैं वहाँ पे, तो फर्स्ट इनका 3 इयर्स का टेन्योर होता है TITP पे, देन ये SSW में शिफ्ट करते हैं। बहुत सारे मुल्कों से लोग डायरेक्टली SSW में जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक SSW का जो स्किल टेस्ट है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाए, जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि मई में, जून में स्टार्ट हो जाएंगे 2-3 कैटेगरीज में, लेकिन अभी तक चूंकि स्टार्ट नहीं हो पाए, तो हमारे पास जो ट्रैक है वो ऐसा है कि पहले हमने TITP पे जाना है और उसके बाद हमने जो है SSW में शिफ्ट करना है। एक तो ये हमारा जापान में रहने का स्पैन जो है वो बढ़ा देता है। हम जो अगर डायरेक्ट SSW पे जाएंगे तो 10 साल रह सकते हैं, अगर हम TITP भी ऐड कर लें तो हम मजीद 13 साल से 15 साल वहाँ पे रह सकते हैं। हसन साहब, वैसे जापान जाने के लिए सबसे आम और काबिल अमल वीज़ास कौन से हैं और इनके लिए कौन सी ऐसी बुनियादी शराइत हैं, कितनी मुश्किल हैं और कितनी आसान है जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है? देखें, बहुत आसान है जापान जाना अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। जैसा कि अगर किसी ने वर्क वीज़ा के लिए जाना है तो नो एजुकेशन बैकग्राउंड, बड़ा मिनिमल सा, किसी ने अगर मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, तो वो भी जा सकता है। सिर्फ एक जो इशू है वो है लैंग्वेज का। आप किसी भी जगह से, एक जापानीज़ में लेवल होते हैं N5 से लेके N1 तक। N5 बिल्कुल स्टार्ट होता है, N4 लेवल जो है जापानीज़ रिक्वायर्ड करते हैं कि आपको N4 लेवल की जापानीज़ आती हो तो आप जापान आ सकते हैं। तो दैट्स इट। और हमारे एक एनालिसिस के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान 6 माह में ये लैंग्वेज जो है वो इतना लेवल पे आ जाता है। सही। तो अगर वो ये सीख ले और हमारे पास कहीं से रब्ता कर लें, या और भी बहुत सारे जो लोग यहाँ पे इस के थ्रू काम कर रहे हैं वहाँ पे रब्ता कर लें, तो वो आपके इंटरव्यूज़ भी करवा देते हैं, आपको वहाँ जापान भी ले जाते हैं। अच्छा, अब बताइएगा कि जापान में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो काम कर रही है, जब उनका टाइम ड्यूरेशन एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है, क्या वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एलिजिबल कैसे होते हैं वो? देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि TITP SSW में जब आपके 2 टेन्योर्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 5 साल और 5 साल का, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं PR अप्लाई करने के, इवन पासपोर्ट अप्लाई करने के। और कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। जो एक जापान का वे ऑफ लाइफ है, आप वैसे जिंदगी गुजारते जाएं। जैसे ही आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो आप अप्लाई करें। अगर आपने कोई वॉयलेशंस नहीं की, कोई क्राइम कमिट नहीं किया, आप बड़े एक स्मूथली एक जो सीरियस सिटीजन है उसकी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा तगोदो जो है वो नहीं करनी पड़ती। आपको नेशनैलिटी मुझे भी मिल गई और लोगों को भी। हसन साहब, ये बताएं कि जापान का खास तौर पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए लोग कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि कर रहे होते हैं, और थ्रू कंसल्टेंट अप्लाई करना बेहतर होता है या फिर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं? सिस्टम इतना उनका ईजी है? देखें, इजी तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ विजिट वीज़ा के लिए। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो जापान साइड पे कंपनी रजिस्ट्रेशन, वीज़ा एप्लीकेशन, बहुत सारे मसाइल होते हैं। अपार्टमेंट रेंट आउट करना, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो बगैर किसी कंसल्टेंट के आप नहीं कर सकते। और लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियसली वहाँ पे है। और अगर आप वर्क पे आए तो ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा तो आपकी सिलेक्शन होगी, तो उससे पहले इंटरव्यू के लिए आपको लैंग्वेज सीखना जरूरी है। सही। तो वो ये तो 2-3 चीजें हैं। और दूसरा ये है कि सबसे पहले अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि हम लैंग्वेज के बगैर आपका कुछ करवा देंगे,
तो वो 99% जो है ना वो रेड फ्लैग है। हाँ जी, वो वहाँ पे जाके लोग, फिर मैं वहाँ पे लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स भी लेता हूँ, लोगों को हेल्प भी करता हूँ। वो जाते हैं तो उनको फिर वहाँ पे इश्यूज के जॉब नहीं मिलती, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वो अलाउ नहीं होता उनको कहीं पे काम करना। तो वहाँ पे जाके हमारे लोग जो हैं, थोड़ा लफ्ज़ अजीब है, जलील किस्म की हद तक लोग हो जाते हैं, क्योंकि आप देखें, आप कर नहीं सकते, आप काम नहीं कर सकते, तो आप अपनी जो ज़िंदगी है वो कैसे चलाएंगे। अच्छा ये बताइए हसन साहब कि एक महीने में कितना कमा लेते हैं वहाँ पर, आप कितना कमा सकते हो मैक्सिमम, और कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है, कितना अर्निंग इतनी अच्छी होती है कि आपका मंथ का सारा एक्सपेंस निकल आए? देखें, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, मतलब आप लेकिन मिनिमम की अगर हम बात हाँ करें, जी, बिजनेस में है ना, तो जितना चाहे आप कमा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ठीक है। हैं। तो मिनिमम पे हम बात करते हैं। मिनिमम ऐसा है कि अगर आप मिनिमम में भी हम मिनिमम वेज पे बात करेंगे, ओके, वर्कर्स, हाँ जी, वर्कर्स की, तो उसमें जो मिनिमम हमारे जो सूबा है, जो प्रेफेक्चर है, वहाँ पे तकरीबन मिनिमम भी आपको 1000 येन पर आवर जो है वहाँ पे किया जाता है। अच्छा, मिनिमम पे। और ये जापान का जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि इनका गोल है कि बाय 2030 इन्होंने इस को एवरेज 1500 पे लेके आना है। ओके, तो उसमें ये है कि इन फ्यूचर हमारे लिए एक इस वाले से भी अच्छी डेस्टिनेशन है कि जापान पर आवर वेजेस जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। जबरदस्त। तो मिनिमम पे अगर आप देखें, अगर अब 8 to 5 काम करते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं है, कुछ नहीं करते, देन आप पाकिस्तानी 3 लाख रुपया कमा लेते हैं। ओके, और इसमें अगर आप अखराजात निकाल दे तो मेरे अंदाजे से अगर आप एक नॉर्मल लाइफ, मतलब लग्जरीज की तो फिर आपको पता लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। आप अगर अच्छी लाइफ, नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, घर में ओबियसली खाना पकाना करते हैं, क्योंकि हलाल फूड बाहर से मैकडोनल्ड वगैरह हम नहीं खा सकते, वो हलाल नहीं होता, तो आपको खुद बनाना है, तो वो खुद बनाना है, आपको खाना है, तो उस वो करके आप तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बचा लेते हैं। असल लास्टली बस क्विकली हमें ये बता दीजिएगा, कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हुए करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए, कोई नसीहत, कोई मशवरा आप उन्हें देना चाहें? अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज ऑब्वियसली है, उसके बाद आप जो कंसल्टेंट्स हैं उनको कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता ज़रूरी देता है। हूँ। सबसे पहला ये कि जो भी कंसल्टेंट आपको बता रहा है, आप देखें कि उसकी रजिस्ट्रेशन एक हमारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का इदारा है गवर्नमेंट का, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। नंबर 2, आपने उसको ये भी देखना कि वो जापान के लिए रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सही, क्योंकि जब आप 2 से 3-4 लोग बीच में ऐड हो जाते हैं, फिर वो सबका हिस्सा आ जाता है, सबका हिस्सा आता है। तो इसलिए ये जो है ना, पैसे बढ़ते जाते हैं और वो चीज़ बड़ी जो है ना ख़राब होती है हमारे लोगों के लिए। तो ये सबसे तो इन जरूरी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हसन भट्ट साहब, आपकी मौजूदगी का, बहुत सारी गाइडेंस हमें नसीब हुई है आपकी वजह से, किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं जापान के लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक खास है। आज के दिन के लिए दीजिए हमें इजाज़त, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।